हेलो बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का लास्ट टॉपिक है हमारा। इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉलिड एंड हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के बारे में स्टडी किया था। बट आज हम सॉलिड स्फीयर के नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की बात करेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की बात करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने सॉलिड कंडक्टिंग की बात की थी, नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं की थी। तो ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में छुड़वा दिया था। तो आज हम इस टॉपिक को अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया हुआ है और ये स्फीयर आपका नॉन कंडक्टिंग है या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर कह सकते हैं आप। और इस स्फीयर को हमने चार्ज दिया हुआ है और जो ये चार्ज है आपका, वो चार्ज इस स्फीयर के बल्क में, मतलब अंदर इसके स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। हाँ, जो ये टॉपिक है नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। एक आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आपके सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात डिस्कस हुई है, नॉन यूनिफॉर्म का डिस्कशन नहीं है। वो एक कंप्लीशन लेवल का है जिसको हम बाद में किसी लेक्चर में डिस्कस अलग से करेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमने एक सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लिया हुआ है और जो भी हम इस पर चार्ज देंगे वो सारा चार्ज जो होगा इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें, सपोज़ यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें, या यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का, मतलब कहीं से भी अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें तो हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। मतलब चार्ज, जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी ईच एंड एवरी पॉइंट, हर जगह स्फीयर में। हमें जो है पहला केस जो हम लेने आ रहे हैं वो हम आउटसाइड, मतलब इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से बाहर, मतलब इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे कोई पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने यहाँ पे P मान लिया। इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह सकते हैं कि हमने ये पॉइंट कंसीडर किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे आप इस पॉइंट को कहीं भी कंसीडर कर सकते हो, इस पूरे स्फीयर में कहीं भी इस पॉइंट में। तो जहाँ पे हमने पॉइंट कंसीडर किया वहीं से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया जाएगा वो इस तरह ड्रॉ किया जाएगा कि जिससे आपका जो आपका स्फीयर है वो इसके अंदर क्लोज हो जाए। तो इस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारा ds वेक्टर होगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, और परपेंडिकुलर होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस पे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी या आउटवर्ड होगी इस गॉसियन सरफेस पे। क्यों? क्योंकि अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है, ठीक है। और नेगेटिव अगर होता तो यहाँ पे टूवर्ड्स द होती है, मतलब इस स्फीयर के टूवर्ड्स होती है। बट यहाँ पॉजिटिव है इसलिए ये अवे फील्ड है यहाँ पे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज सेम, दैट इज दे आर पैरेलल। एंड पैरेलल केस में मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 रहता है, ओके। यहाँ पे जो सेंटर है हमने इसको O मान लिया है और इस स्फीयर का रेडियस हमारा कैपिटल R है। और इस गॉसियन सरफेस का, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो हमारा R है, स्मॉल r है। सो वी नो डैट, पता है हमें जैसे कि जो नेट फ्लक्स है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E ds cos 0 डिग्री एज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E ds, बिकॉज cos 0 इक्वल्स टू 1, तो E ds इज इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रल ds। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस है हमारी वो R ईच एंड एवरी पॉइंट पे R है, ठीक है।
तो डेट्स वाई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी ऑल ओवर द गॉसियन सरफेस पॉइंट पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। हमारा जो सरफेस है, जो एरिया है, वो हमारा वेरी कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया। इस तरह हम इस छोटे छोटे बहुत सारे एरिया हम कट कर लेंगे इस गॉसियन सरफेस पे। तो अगर हम सारे डी एस वेक्टर को मिलाएंगे तो हमें पूरा स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर मिल जाएगा। तो कंप्लीट स्फीयर के लिए क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल टू 4πr² जाएगा, क्योंकि जब हमें कंप्लीट डी एस वेक्टर को हम जोड़ेंगे डी एस तो हमें सिर्फ गॉसियन सरफेस का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं, जो पॉइंट ले रहे हैं, वो आर पे ले रहे हैं, मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा स्फीयर भी जो होगा वो ये मिलेगा हमको आउटर के लिए। फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, जो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है, वो हमारा गॉस लॉ होता है। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 4/3πr कैपिटल Q इंटू रो अपॉन ε0। अब ये कहाँ से वैल्यू आई है इसको देखते हैं। रो इज इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी चार्ज दिया है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरे बल्क में, इसके पूरे अंदर, इस स्फीयर के अंदर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डेंसिटी जो है सेम रहेगी यहाँ पे। मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो हमारा रो रहेगा, 2 सेंटीमीटर की बात करें तो 2 रो, 3 सेंटीमीटर की बात तो 3 रो। डेट्स वाई जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी यहाँ पे। तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा चार्ज किस में है, ये चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो चार्ज इसमें है, ये इतना चार्ज हमारा स्टोर है यहाँ पे, सेंटर से लेके इसके सरफेस तक पूरा चार्ज है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला स्फीयर का वॉल्यूम टेक करेंगे, इसलिए 4/3πr³ इंटू रो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद E इंटू 4πr², जो नेट फ्लक्स हमने यहाँ से निकाला था, E नेट फ्लक्स इक्वल टू E इंटू 4πr²। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 4/3πr³, ठीक है, एज इट इज उतार लिया, इंटू रो अपॉन ε0। यहाँ से हमने वैल्यूज़ कट गई, तो E आउट जो हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, ρr³ अपॉन 3ε0 r²। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रो मतलब वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, जो रेडियस है मतलब जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, तो ये तो हमने खुद टेक किया है, ठीक है, तो हमने पहले से माना हुआ ओरिजिनल, तो हमने कैपिटल R माना है, तो वो भी फिक्स रहेगा, इसलिए R भी कांस्टेंट है यहाँ पे, और ε0 भी कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट, और r² क्या है हमारे पास, ये जो हमने R लिया, पॉइंट लिया है हमने खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब ये R की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, हो सकता है कि हम R यहाँ पे ले सकते हैं पॉइंट को, हो सकता है पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, हो सकता है पॉइंट हम बहुत क्लोज लेते हैं। तो R की वैल्यू क्या है, वो चेंजिंग है, मतलब चेंज कर सकती है, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। सो इफ़ वी गिव अ चार्ज Q टू द स्फीयर, अगर हम उस ओरिजिनल स्फीयर को चार्ज Q देते हैं, मतलब अगर हम जैसे यहाँ पे स्फीयर है, तो यहाँ पे हम लोग इस स्फीयर पे अगर हम टोटल चार्ज हम कैपिटल Q देते हैं, सपोज इस पर कैपिटल Q चार्ज देते हैं, ठीक है, तो हम लोग की जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे चेंज होगी, इफ़ वी गिव अ चार्ज Q टू द स्फीयर और वी अज्यूम दैट Q चार्ज इज ऑन द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इंटू 4πr², ठीक है, मतलब जिसको हम फाई बोलते हैं, नेट फ्लक्स 4πr² E डॉट ds ना, तो ds की वैल्यू 4πr² इक्वल्स टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड
गॉस लॉ लगा देंगे, टोटल चार्ज इनक्लोज दैट इज़ क्यू, क्योंकि हमने उस पर क्यू चार्ज माना है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी ई आउट, ये हमारी फील्ड निकल जाएगी। तो ई आउट इज इक्वल टू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई है, वो कब आई है, जब हमने इस स्फीयर पे एक कोई कैपिटल क्यू चार्ज एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज में निकालते थे ना, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेम फील्ड निकल के आई है। इसका मतलब कि हमारा जो भी कुछ हम चार्ज यहाँ सेंटर पे रखेंगे वो सारा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे स्फीयर पे यहाँ पे। ठीक है, बल्क में इसके। फिर हमारा नेक्स्ट केस है केस 2, इनसाइड केस। अभी तक हमने आउटसाइड केस पढ़ा है, अब हम इनसाइड केस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्फीयर लिया हुआ है, ओरिजिनल स्फीयर, जिसका हमारा रेडियस है वो कैपिटल आर है। और इस बार हम इनसाइड की बात करेंगे, तो हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो इस स्फीयर के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखो गॉसियन सरफेस जो है इस स्फीयर के कहीं अंदर ड्रॉ किया हुआ है, और हमने किसी पॉइंट पी पे माना हुआ है कि हमें यहाँ पे फील्ड को निकालना है। तो यहाँ से इसके सेंटर से जहाँ फील्ड निकालनी है उसकी जो डिस्टेंस है वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बल्क में इसके। तो हमने कोई एक डिस्टेंस तक मान लिया, आर स्मॉल आर डिस्टेंस तक, कि हमें इतने का फील्ड निकालना है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे अगर हम वही सेम केस कि यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इसलिए आउटवर्ड होगी। तो द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इज थीटा इज इक्वल टू 0। डेट्स एक मैथमेटिकल जो फॉर्म है फ्लक्स का, फाई या फिर फ्लक्स जो है हमारे पास वो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा होता तो थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इसलिए कॉस 0 डिग्री हो गया। सो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू ई क्लोज इंटीग्रल डी एस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड सेकेंड थिंग, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आर, जो स्मॉल आर लिया है, वो चाहे इस पॉइंट पर हो चाहे इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर वो सेंटर से तो डिस्टेंस आर ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं करेगी, वेरी नहीं करेगी। तो यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहेगी यहाँ पर। तो कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर निकाल दिया। क्लोज इंटीग्रल डी एस, तो डी एस एलिमेंट को जोड़ेंगे सारे तो क्या मिल जाएगा, हमें पूरा ये स्फीयर मिल जाएगा। इस स्फीयर का रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल आर है। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए सारे डी एस को जोड़ देंगे तो हमें पूरा एक स्फीयर मिल जाएगा, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है टर्म वो है फ्रॉम गॉस लॉ। पता है हमें कि जो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फिर वही 4.3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो रो क्या था बताया था मैंने अभी लेक्चर में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम चार्ज एंड डेंसिटी इज इक्वल टू फिर आगे इसको लिख सकते हैं कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पे हम वो वॉल्यूम लेंगे जो जिसमें हमारा चार्ज होल्ड है जितना हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ज जितना होल्ड है हमारे पास वो आर डिस्टेंस तक हमने चार्ज होल्ड किया है। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं, हम चाहे हो सकता है कि डिस्टेंस को यहाँ तक ले लें, डिस्टेंस को और कम कर लें। तो इस मीन्स कि जो हमारा अगर हम इतना डिस्टेंस तक लिए हैं इसको, तो हमारे पास जो चार्ज इंक्लूड है वो इतना चार्ज है, इस क्वेश्चन सरफेस में सिर्फ इतना चार्ज है। ठीक है, तो हम इतने चार्ज की यहाँ पर बात करेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास, जो वॉल्यूम लेंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास नेट फ्लक्स जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ई डॉट डी एस से इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ से आर बचेगा। तो ई इज इक्वल टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं रो जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है 3 और एन एप्सिलॉन नॉट, ये सारे कांस्टेंट हैं। आर क्या है, आर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको समझते हैं यहाँ से कि
जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली पूछना मतलब कि जैसे जैसे ये आपका आर बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, कम होगा कम होती। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत छोटा सर्किल लेते हैं, सपोज़ हमने बहुत छोटा सर्किल लिया, हमने सिर्फ इतना छोटा सर्किल लिया, ठीक है, तो इतने छोटे सर्किल में तो बहुत बहुत थोड़ा चार्ज आएगा, ठीक है। सर्किल और बड़ा करेंगे चार्ज और ज़्यादा होगा, सर्किल और बड़ा करेंगे चार्ज और ज़्यादा। तो मतलब जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इसका आर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमको मैक्सिमम चार्ज मिलता जाएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम चार्ज होता जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। सो फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, वो है ग्राफ की। तो ग्राफ की स्टडी हम दोनों केसेस के लिए लेंगे, आउटसाइड और इनसाइड। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक्सिस वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है आर डिस्टेंस, जो हमारा गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस होता है सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही एक स्फीयर माना है, जो हमारा ओरिजिनल रियल स्फीयर है, कैपिटल आर रेडियस का वो है। तो हमने देखा कि अगर हम इनसाइड की बात करते हैं, मतलब कि जो ओरिजिनल स्फीयर के अंदर की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है मतलब कि यहाँ से वो ई इज प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हमारा ये कुछ ग्राफ जो है कुछ इस तरह बनेगा। और आउटसाइड की अगर हम बात करें, तो हमारा ये कंडीशन जो है वो आउटसाइड की है इधर, और ये जो कंडीशन है वो इन की है। तो इन साइड में ई इज प्रोपोर्शनल टू आर है, देख लिया हमने अभी सॉल्व करके। और आउटसाइड में हमने अभी लास्ट उसमें देखा था कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। मतलब कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर बढ़ाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम जब एक बार जैसे सपोज़ हमारे पास कोई स्फीयर है, और सपोज़ ये स्फीयर है, इस पर हमने प्लस चार्ज दिया, ठीक है। तो ये सेंटर है हमारे पास, ये तो जब तक हम इसके अंदर बढ़ते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, क्योंकि इसमें चार्ज होल्ड करना बढ़ रहा है, और सरफेस पे आके ये मैक्सिमम हो जाएगी, सरफेस पे आके ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सरफेस किसका होगा, आर है सरफेस पे आके देखो ये मैक्सिमम हो गई। और जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर क्या होगा, हमारे पास टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है, वही है जो पहले था, इतना ही रहेगा। अब यहाँ जाएंगे तभी टोटल चार्ज कितना रहेगा, इतना ही रहेगा ये चार्ज। अब हम आउटसाइड कहीं भी चले जाएंगे, टोटल चार्ज हमारे पास इतना ही रहेगा। अब तो चार्ज बढ़ने वाला नहीं, तो चार्ज हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब डिस्टेंस वेरी करने लगेगा, अब हमारा डिस्टेंस वेरी करने लगेगा। जब डिस्टेंस वेरी करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रिड्यूस होने लगेगी, उसका इफेक्ट जो है वो घटने लगेगा। तो डेट्स वाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो आउटसाइड के लिए ये कंडीशन है, इनसाइड के लिए ये है। और टोटल जो ग्राफ है दोनों का, इनसाइड एंड आउटसाइड का, वो ये ऐसे ही जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे कर्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।